नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एक बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है त्रिफला ज्योतिष। और ये त्रिफला ज्योतिष बुक में ये बुक है त्रिफला ज्योतिष। और इसमें हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है राजयोग अध्याय। तो जब हम राजयोग अध्याय चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसकी श्लोक संख्या 1, 2, 3 और 4 हमने जाना था। आज हम इसमें आगे जानेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यहां से पढ़ते हैं। उद्योतकार कहते हैं कि केंद्र पति और त्रिकोण पति परस्पर संबंध से यदि तीसरे छठे 11वें, देखिए क्या लिखा है, एक मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। केंद्र पति और त्रिकोण पति परस्पर संबंध से यदि तृतीय षष्ठ एकादश या अष्टम के स्वामी से प्रसक्त ना हो तो विशेष शुभ फल देते हैं। यदि इनसे संबंध हो तो योग भंग हो जाता है। कौन से योग भंग होने की बात ये कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि राज योग भंग हो जाएगा। कब हो जाएगा राजयोग भंग? अगर केंद्र पति का या फिर त्रिकोण पति का संबंध किससे हो जाए? तीसरे छठे या एकादश या 8वें भाव के स्वामी के साथ हो जाए। ऐसे में राजयोग भंग हो जाता है। इसी बात को हम आइए समझे। कह रहे कि यदि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी स्वयं दोष युक्त हो। अब बात आती है कि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी किस किस केसेस में दोष युक्त होगा। ठीक है, केंद्र का स्वामी भी दोष युक्त हो सकता है क्या, या त्रिकोण का स्वामी भी दोष युक्त हो सकता है? तो दोष कब लगेगा? जब केंद्र का स्वामी तृतीय आदि पाप स्थानों का भी स्वामी हो। अब इस चीज को बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए कि केंद्र का स्वामी, मानिए माना हमने कहा कि फोर्थ लॉर्ड शनि है। ठीक है, फोर्थ लॉर्ड शनि है। यहाँ पे 11 नंबर राशि है तो यहाँ 10 नंबर राशि हो जाएगी, और यहाँ 9 और यहाँ 8। इसका मतलब हो गया कि अगर वृश्चिक लगन हो और वृश्चिक लगन में हम देखें फोर्थ लॉर्ड शनि है, तो फोर्थ लॉर्ड के साथ साथ ये थर्ड लॉर्ड भी तो है। तो ऐसे में शनि केंद्र के स्वामित्व के साथ अच्छे तो हैं, केंद्र के स्वामी हो रहे हैं, लेकिन ये पाप युक्त हो गए। क्योंकि क्योंकि ये क्या हो गए? थर्ड लॉर्ड भी हो गए। तो यही बात इन्होंने किताब में लिखी है कि यदि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी स्वयं दोष युक्त हो। अब केंद्र का तो हम समझ गए, चलिए त्रिकोण को समझिए। अभी केंद्र में एक और चीज देख सकते हैं। माना यहाँ पे 10 नंबर राशि है और यहाँ पे 11 नंबर राशि है, तो ऐसे में 10th लॉर्ड शनि है, अच्छी स्थिति है। लेकिन साथ में 11th लॉर्ड भी शनि है, और किताब में साफ साफ लिखा है कि तीसरे छठे एकादश एवं अष्टम के स्वामी नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो योग भंग हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये बात बहुत ध्यान से देखनी चाहिए कि माना यहाँ पर शनि की ही राशि है और यहाँ पर भी शनि की राशि है, तो ऐसे में शनि 7th लॉर्ड तो है ही है, लेकिन साथ में 8th लॉर्ड भी है। ऐसे में शनि को पाप युक्त मानना चाहिए। पाप युक्त केंद्रेश है ये। ठीक है, तो अगर ये किसी भी तरह से राजयोग में होते हैं, राजयोग बनाते हैं, तो क्या वो सच में राजयोग होगा? वो एक्चुअली राजयोग भंग हो जाएगा। ठीक है, किताब लिखने वाले ये हमें बता रहे हैं।
उद्योतकार ने स्पष्ट कह दिया है कि केंद्रेश त्रिकोणेश के संबंध से यदि तीसरे छठे 11वें या एकादश के स्वामी अर्थात केंद्रेश त्रिकोणेश के संबंध में किसी पाप स्थान के स्वामी तीसरे ग्रह का संबंध हो जावे तो योग खंडित हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं परंतु सज्जन रंजनीकार के मत से योग सर्वदा खंडित नहीं होता, किंतु शुभ योग न्यून हो जाता है। न्यून का मतलब हो गया थोड़ा कम हो जाता है। जैसे बुक में बार बार ये कहा गया है कि ऐसे में योग क्या हो जाता है, खंडित हो गया। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, खंडित नहीं होता। किसने कहा? यहाँ पे देखिए, संजन रंजनीकार के मत के योग से। ठीक है, तो इस तरह के योग से क्या होगा, ये खंडित नहीं होगा बल्कि न्यून हो जाएगा। न्यून मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम आगे देखते हैं। श्री विनायक शास्त्री जी श्री विनायक शास्त्री कहते हैं कि त्रिकोणेश केंद्रेश का संबंध ही योग कारक तत्व का मूल है। योग कारक तत्व अर्थात शुभ फल। यदि अन्य तीसरे आदि घर का स्वामी भी केंद्रेश त्रिकोणेश से संबंध में योग करता है तो दोष तो हो ही जाता है, इसलिए शुभ फल में कमी हो जाती है। पूर्ण शुभ फल केवल तभी मिलता है जब केंद्रेश त्रिकोणेश योग किसी अन्य योग से संस्पृष्ट ना हो। तो श्री विनायक शास्त्री जी ने कहा कि अगर फुल रिजल्ट्स किसी भी राजयोग का कंप्लीट रिजल्ट, कंप्लीट 100% राजयोग को प्राप्त करना है तो फिर जो केंद्रेश है, केंद्रेश यानी कि जैसे लगन लॉर्ड हो गया, फोर्थ लॉर्ड हो गया, सेवेंथ लॉर्ड हो गया या 10th लॉर्ड हो गया, या फिर त्रिकोणेश है। अब त्रिकोणेश कौन कौन से हो गए, फिफ्थ लॉर्ड हो गए या 9th लॉर्ड हो गए। इनका संबंध किसी भी तरह से थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड, 11th लॉर्ड या 8th लॉर्ड के साथ क्या नहीं होना चाहिए। तभी विनायक शास्त्री जी ने कहा है तब पूर्ण शुभ फलों की प्राप्ति होगी। या जहां यह कहा गया कि केंद्रेश और त्रिकोणेश स्वयं दोष युक्त हो तो भी परस्पर संबंध मात्र से योग कारक होते हैं, वहां भी श्री विनायक शास्त्री जी यह अर्थ लेते हैं कि दोष से तात्पर्य यह है कि यदि केंद्र या त्रिकोणपति में से एक या दोनों की नीच राशि में स्थिति, अस्तंगत सूर्य के समीप होने के कारण अस्त होना या दिखाई ना देना आदि दोष से युक्त हो तो भी संबंध मात्र से बली होकर शुभ फल देते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर विनायक शास्त्री जी ने ये जरूर कहा है कि माना केंद्र का स्वामी नीच का हो गया। ठीक है, इस चीज को अब यहाँ पर समझिए कि माना हमने कहा यहाँ पर 9 नंबर राशि है, तो 9 नंबर राशि होने से क्या हुआ, यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और गुरुदेव यहां आके बैठ गए। ठीक है, तो मकर राशि में गुरु क्या होते हैं, नीच के हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पे गुरु चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो गुरु चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो चंद्रमा कौन है यहाँ पर, चंद्रमा फिफ्थ लॉर्ड है और गुरु कौन है, 10th लॉर्ड है। तो ये तो केंद्र हो गए, केंद्रेश, और ये हो गए त्रिकोणेश। लेकिन गुरु के साथ क्या हुआ, गुरु अपनी नीच राशि में है। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए कि जो यहां पर राजयोग बना, जो यहां पर राजयोग बना है, अब उसके बारे में क्या कहें कि क्या वो खंडित हो गया। तो श्री विनायक शास्त्री जी का कहना है कि नहीं, इसको आपको खंडित नहीं मानना चाहिए। देखिए क्या कहा, कब कब नहीं मानना चाहिए, जब वो नीच राशि में स्थिति, सूर्य के समीप होने के कारण अस्त,
आदि दोष से युक्त हो तो भी संबंध मात्र से बली होकर शुभ फल देते हैं। ठीक इसी बात को श्री राम यतन ओझा जी के अनुसार इनको भी पढ़ लेते हैं। योगाध्याय में जो योग दिए गए हैं उनका अर्थ है भाग्य योग, केंद्रेश त्रिकोणेश योग आदि। यदि अन्य केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के अलावा ग्रहों से प्रसक्त हो तो कहीं फल देते हैं और कहीं नहीं देते। अब कहाँ फल देते हैं और कहाँ नहीं देते यह आगे वर्णन करेंगे। अब कहानी में अच्छा ट्विस्ट आ रहा है और इंटरेस्टिंग भी होती जा रही है। अब यहाँ पे किसका मत हम लोग पढ़ने वाले हैं? श्री राम यतन जी ओझा जी के बारे में। श्री राम यतन जी ओझा, इन्होंने कहा कि केंद्रेश और त्रिकोणेश, केंद्रेश और त्रिकोणेश जब योग बनाते हैं तो जो हम राजयोग कह रहे हैं उनको, उसी शब्द को ये भाग्य योग कहना चाहते हैं। इनके संबंध से क्या हुआ? भाग्य योग का निर्माण हुआ। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यदि अन्य ग्रहों से प्रसक्त हो तो, अगर दूसरे ग्रह भी इनके साथ आ जाए या फिर कुछ दूसरे हाउसेस की लॉर्डशिप भी हो तो कहीं फल देते हैं और कहीं नहीं देते। अब कहाँ फल देंगे और कहाँ नहीं देंगे इसके बारे में ये और खुल के बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, त्रिकोणेश और केंद्रेश यदि स्वयं दो स्थान के स्वामी हो या इनके योग में किसी दो स्थान के स्वामी का संबंध हो तो किस हद तक शुभ फल में कमी आवेगी या शुभ अशुभ फल होगा, यह नीचे स्पष्ट किया गया है। तो आइए अब हम ये जाने कि किस तरह से ये जाने कि कितना फल मिलेगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखें, यहां पर देखिए लिखा है क ख ग घ और ण। ठीक है। इसमें इन्होंने चलिए लग्नेश को, चतुर्थेश को, सप्तमेश को और दशमेश को इन्होंने अंक दे दिए। ठीक है। हम भी कोशिश करते हैं, हम भी क्या करते हैं, तो लग्नेश यानी कि लगन लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश, इनको कितने दे दिए? +1, +2, +3 और +4 पॉइंट्स दे दिए। तो आइए हम भी दे देते हैं। लग्नेश के लिए +1, लगन लॉर्ड के लिए, फोर्थ लॉर्ड के लिए +2, सेवेंथ लॉर्ड के लिए +3 और टेंथ लॉर्ड के लिए +4। ठीक है। अब पंचमेश और नवमेश को देखिए। पंचमेश को +2 और नवमेश को +4 दिया है। ठीक है। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। तो फिफ्थ लॉर्ड के लिए +2 और नाइन्थ लॉर्ड के लिए +4 लिखा है। अब मान लीजिए कि कर्क लगन की कुंडली है। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक कर्क लगन की कुंडली बनाते हैं। तो कर्क लगन में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और आगे लिखते हैं बुध एवं मंगल बृहस्पति का योग है। किन किन का योग है? बुध का, मंगल का और बृहस्पति का। तो हमने कहां पर बनाएंगे योग? चलिए इसको सेकंड भाव में बना देते हैं। सेकंड भाव में हमने ये योग बना दिया बुध का, बृहस्पति का और मंगल का। अब बुध यहां पर कौन है? 12th लॉर्ड और साथ में थर्ड लॉर्ड। बृहस्पति यहां पर कौन है?
सिक्स्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड, और मंगल यहां पर कौन है, फिफ्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड। चलिए अब आगे बढ़े। बुध तृतीयेश हुए, तो तृतीयेश को, अच्छा इन्होंने ये ऊपर तृतीयेश के लिए -1, षष्टेश के लिए -2 और एकादशेश के लिए -3 दिए हैं, ये भी हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड के लिए -1, माइनस क्या था, -2 और -3 लिख लिया। और अष्टमेश और द्वितीयेश और द्वादशेश के लिए भी लिखा है। अष्टमेश के लिए -6, एट्थ लॉर्ड के लिए -6, द्वितीयेश और द्वादशेश के लिए 0, सेकेंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड के लिए 0। ठीक है, तो जब बुध 12th लॉर्ड है तो 12th लॉर्ड को 0, लेकिन थर्ड लॉर्ड को कितने मिलेंगे, -1। गुरु को सिक्स्थ लॉर्ड होने की वजह से -2, और नाइन्थ लॉर्ड होने की वजह से नाइन्थ लॉर्ड को कितने मिलते हैं, +4। फिफ्थ लॉर्ड, मंगल फिफ्थ लॉर्ड है, तो फिफ्थ लॉर्ड को +2, और टेंथ लॉर्ड, मंगल 10th लॉर्ड है तो +4। तो मंगल को जो पूरे अंक मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं +6, गुरु को कितने मिल रहे हैं, +2, और बुध को मिल रहे हैं -1। आइए आगे पढ़े। तो कह रहे हैं कि 7 तो शुभ फल हो गए, और 7 शुभ फल हो गए, इनको सबको इन्होंने वो जोड़ लिया। तो देखिए प्लस प्लस प्लस, दशमेश को भी 4, नवमेश को भी 4, तो सभी के अंकों को जोड़ दिया यहाँ पर। तो हम भी क्या करते हैं, 8 और -1 यानी कि +7। अगर हम इसका टोटल देखें, कर्क लगन की कुंडली में एक और इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया, शनि शुक्र मंगल बृहस्पति का योग है। अब एक बार फिर से कर्क लगन की ही कुंडली ले ली, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3। ठीक है, यहां पर अब देखिए क्या किया, शनि शुक्र मंगल बृहस्पति, तो शनि शुक्र मंगल और बृहस्पति का योग है। तो शनि क्या है यहां पर, शनि 7th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। शुक्र क्या है, 11th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है। मंगल क्या है, 5th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है। बृहस्पति 6th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। ठीक है, अब इनको पॉइंट्स दे देते हैं। तो 4th लॉर्ड को 2, 2 नंबर, 4th लॉर्ड को 2, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, 11th लॉर्ड को -3, 7th लॉर्ड को +3, 8th लॉर्ड को -6, 5th लॉर्ड को +2, 10th लॉर्ड को +4, 6th लॉर्ड को -2, और 9th लॉर्ड को +4। तो यहां शनि को कुल कितने बिंदु हुए, नंबर हुए, -3, शुक्र को -1, मंगल को +6 और बृहस्पति को +2। आप इनसे उस पूरा का पूरा कंक्लूड करें, तो ये हो गया -4 और ये हो गया
+8। तो अगर हम देखेंगे तो प्लस के 4 बिंदु यहां मिलते हैं। ठीक है, देखिए प्लस के 4 बिंदु। अब मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली है, बृहस्पति और शनि का योग है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बात समझाने की कोशिश की गई है। अभी हम समझेंगे कि क्या समझाना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको गहराई में जाने दीजिए, पहले कुछ एग्जाम्पल्स को हम नोट कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली में किसका योग बोला? बृहस्पति और शनि का योग। बृहस्पति और शनि। बृहस्पति यहां पर क्या है? 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड। और शनि क्या है? 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड। तो 7th लॉर्ड होने की वजह से इनको कितने मार्क्स मिलेंगे? +3 शनि को। और 6th लॉर्ड होने के कारण, चलिए यहां देखिए, पता लगाएं। 6th लॉर्ड को कितने नंबर मिलने थे? -2। ठीक है, -2 लिख देते हैं 6th लॉर्ड के लिए। 5th लॉर्ड को +2। और 8th लॉर्ड को, 8th लॉर्ड के लिए कितने लिखे थे, एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई गलती ना हो। -6। और 5th के लिए +2 ही था। ठीक है, अब देखिए -6। तो बृहस्पति के पास कुल कितने बिंदु हो गए? -4। और शनि के पास कितने बिंदु हो गए? +1। तो यहां पर -3। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में अगर हम ध्यान दें, ध्यान से देखें, अभी और एग्जाम्पल भी दिए हैं बुक में। तो यहां पर प्रथम दृष्टा ऐसे लग सकता है कि बृहस्पति और शनि की जो युति हो रही है, क्योंकि ये 5th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है, तो ये राजयोग प्रदायक है। तो कहीं भी हो सकती है ये युति। माना शुक्र, गुरु और शनि यहाँ बैठे हैं, किसी भी स्थान पर हो सकती है, राजयोग दायक बनेगी। लेकिन इस राजयोग में कमी हो गई। कैसे कमी हो गई? क्योंकि शनि यहाँ पे 6th लॉर्ड भी है और गुरु यहाँ पर 8th लॉर्ड भी है। इस वजह से ये जो राजयोग बना, ये नेगेटिव में आया, -3। ये एक अच्छा राजयोग नहीं है, यानी कि राजयोग यहाँ भंग की स्थिति बन रही है। ठीक है, इसी तरह से हमें दूसरे एग्जाम्पल्स जो हमने कर्क लगन में अभी किए हैं उनको भी समझना चाहिए। यहां देखिए, यहां पर जो गुरु और मंगल की युति यहां पर है, मंगल यहां पर 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड है, बहुत अच्छे नंबर लिए हुए बैठा है, +6 मार्क्स नंबर है यहाँ। और गुरु जो 9th लॉर्ड होने की वजह से +4 था, लेकिन यहाँ कमी आ गई, -2 हो गया, क्योंकि गुरु 6th लॉर्ड भी है। तो यहां पर न्यूनता हो गई। बात यहां तक होती तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर भी कहते कि +8 का फायदा है। लेकिन बुध के यहां आ जाने से तो और स्थिति गड़बड़ हो गई है। कैसे स्थिति गड़बड़ हो गई? क्योंकि बुध यहां पर एक और घाटा लिए हुए आया है। तो बुध की वजह से इस न्यूनता में और न्यूनता दिखाई देती है। तो एक्चुअल में जो गुरु और मंगल की युति से अच्छा एक राजयोग का फल मिलना चाहिए था, उस रिजल्ट में कमी आ गई। इसी बात को अब इस वाली कुंडली में समझिए, जहां पे शनि, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आपस में एक साथ बैठे थे। यहाँ पे मंगल +6 मार्क्स लिए हुए बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आ रही है?
बृहस्पति के साथ युति में फिर भी थोड़ा सा चल जा रहा है, केवल -2 का नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, +8 में, यहाँ +8 में अगर हम फिर भी देखें, इन सबको जोड़ने के बाद 8 और 2 10 में से 2 माइनस किया तो +8। अच्छा है, ठीक है। लेकिन शनि और शुक्र की प्रेजेंस के कारण नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई कि जो रिजल्ट्स होने चाहिए थे उनमें और ज्यादा न्यूनता आ गई। इसी बात को यहाँ पर कुछ कुंडलियों पर लगाकर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। सिंह लगन में ही इन्होंने अब कहा सूर्य मंगल और शुक्र का योग हो जाए। अब हम यहीं पर, अभी मैंने आपको बार बार चार्ट बना बना के समझाया है, अब हम कोशिश करेंगे यहीं पे समझिए। सिंह लगन में सूर्य लग्नेश है +1, मंगल चतुर्थेश है +2, मंगल नवमेश भी है तो +4। तो अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो कितने आ गए, 6 और 1 7 यहां पर, और शुक्र भी यहां पर आ गए हैं, तो शुक्र +4 क्योंकि दशमेश है, तो यानी कि +4 से 11 आना चाहिए। लेकिन वही शुक्र जो सूर्य और मंगल के साथ बैठे हुए हैं वो थर्ड लॉर्ड भी है, तो थर्ड लॉर्ड होने की वजह से ये 11 नहीं बल्कि क्या आया, थोड़ी सी न्यूनता हो गई, और जो हुआ शुभ फल में थोड़ी कमी हुई। जैसे यहां वाले केस में शुभ फल में ज्यादा कमी हो गई थी। लेकिन जब सिंह लगन में सूर्य मंगल और शुक्र एक साथ योग करके बैठे तो शुभ फल में कमी तो हुई लेकिन उतनी कमी नहीं हुई। अब ये एक एग्जाम्पल कह रहे हैं कि मिथुन लगन में बृहस्पति और शनि का योग है। तो बृहस्पति, इसको हम चार्ट में ही समझने की कोशिश करते हैं, आइए। तो मिथुन लगन तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2, तो बृहस्पति और शनि की युति हो रही है, कहीं किसी भी भाव में हो सकती है। तो हमें जानना चाहिए कि शनि यहाँ पर क्या है, शनि यहाँ पर 8th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है, और 8th लॉर्ड को हम कितने नंबर देते हैं, -6, और 9th लॉर्ड को +4, तो -6 और +4, तो यहाँ पे ही शनि के कितने पॉइंट हो गए, -2। और बृहस्पति को देखें तो 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, तो 7th लॉर्ड होने से कितने बिंदु में नंबर मिलने चाहिए इन्हें, 3, वो भी प्लस के, और 10th लॉर्ड होने से प्लस के 4, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 7। तो यहाँ पे प्लस के 7 और यहाँ -2, तो दोनों को जब हम देखेंगे तो कितने मिले, +5। तो शनि के कारण यहाँ पर फलों में कमी आई। अब शनि के कारण क्यों आई, क्योंकि शनि 8th लॉर्ड भी है, तो फलों में न्यूनता दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने एक मेष लगन का एग्जाम्पल लिया है, बृहस्पति और शनि को साथ बिठाया है। तो बृहस्पति यहाँ पे नवमेश भी हुए और द्वादशेष भी हुए, तो नवमेश होने के कारण +4 और द्वादशेष होने के कारण 0। वहीं शनि दशमेश है तो +4 और एकादशेष होने के कारण -3। तो जब हम इनमें शुभ फलों की गिनती करते हैं तो शुभ फल 5 हैं। ठीक है, तो कमी कैसे आई, क्योंकि शनि एकादशेष भी है, इसलिए आई। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिया है, मिथुन लगन में मंगल शुक्र और शनि का संबंध देखा है। आशा है इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये समझ आया होगा कि जो थर्ड लॉर्ड है या 6th लॉर्ड है या 11th लॉर्ड है या 8th लॉर्ड है, वो किस तरह से कुछ नेगेटिविटी डेवलप करता है, और जो राजयोग एक्चुअली 100% रिजल्ट देने चाहिए वहां वो उतने रिजल्ट देने नहीं देता।
तो कितना दोष पैदा होता है वो आपने इस नंबरों से आशा है समझा होगा। इसी चीज को यहाँ लिखिए, देखिए लिखा है, उपयुक्त प्रकार की से गुण दोष का विचार कर इस परिणाम तक पहुंचना चाहिए कि गुण कितना है और दोष कितना, और गुण दोषों को दबा देते हैं और दोष गुणों को। हमारे विचार से यहाँ अष्टमेश लग्नेश हो या त्रिकोण का स्वामी अष्टमेश या षष्टेश होकर त्रिकोण में बैठा हो, वहां षष्टेश या अष्टमेश जन्य दोष की गणना नहीं करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर बता दी कि किसी किसी चार्ट में ऐसा हो सकता है ना, जैसे मेष लग्न में, मेष लग्न में क्या होता है, मेष लग्न में जो राशि यहाँ, जो स्वामित्व यहाँ पर है वही एट्थ में भी है, तो यहाँ पे -6 मान लेना चाहिए, और यहाँ पे ये -1 +1, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उन केसेस में जहां पर लगन लॉर्ड ही एट्थ लॉर्ड भी है, जैसे मेष लगन में, या फिर 2 3 4 5 6 7, वृषभ लगन में क्या है, वृषभ लगन में लगन लॉर्ड ही सिक्स्थ लॉर्ड भी है, तो क्या ऐसे में लगन लॉर्ड को फेल कर देना चाहिए? नहीं, लगन लॉर्ड को हमेशा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और साहित्यकार क्या लिखते हैं कि ऐसे में उस दोष की गणना नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए मेष लगन हो, ठीक है, तो उसको नहीं मानना चाहिए। तो मंगल क्या हो गए, लग्नेश और अष्टमेश हो गए, सूर्य या बृहस्पति से योग करे तो मंगल को लग्नेश होने के कारण अष्टमेश का दोष नहीं होगा, और सूर्य मंगल योग या मंगल बृहस्पति योग शुभ ही होगा। ठीक है, अगर मंगल यहाँ पर राजयोग प्रदायक होंगे तो हर हालत में शुभ फल ही देंगे। अब मंत्रेश्वर ने कहा है, तो ये मंत्रेश्वर कौन है? मंत्रेश्वर महाराज, जिन्होंने फल दीपिका पुस्तक लिखी है। यदि ग्रह ऐसी दो राशियों का स्वामी हो जिसमें एक राशि जन्म कुंडली में शुभ स्थान में पड़ी हो और दूसरी राशि अशुभ स्थान में, और ग्रह उस राशि में बैठा हो जो शुभ स्थान में पड़ी हो, तो उसे अशुभ स्थान में पड़ी राशि के आधिपत्य का दोष नहीं होता। विशेष विवरण के लिए देखिए फल दीपिका की भवार्थ बोधिनी नामक हिंदी व्याख्या, अध्याय संख्या 15। तो मंत्रेश्वर महाराज भी इस चीज को कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अशुभ स्थान का स्वामित्व किसी ग्रह को प्राप्त है और वो शुभ स्थान के साथ राजयोग प्रदायक हो रहा है, तो इसको कैसे माने? तो इसको ये मान लीजिए कि वो शुभ स्थान में बनाएगा अगर वो राजयोग, तो हमेशा अच्छा ही फल देगा। आशा है ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। अब इसी राजयोग अध्याय में हम आगे श्लोक संख्या 5 6 7 से लेकर 14 तक आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप इसी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट हो, कुछ और आप जानना चाहते हो, मेरे पास एक व्यूअर का कमेंट आया था कि आप किसी नॉन अच्छे फेमस बंदे की जो कुंडली होती है उसको देखकर या फिर उसका एग्जाम्पल लेकर बता सकते हैं। हाँ, ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल करेंगे हम ऐसा। तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से फेमस पर्सनालिटी की हम कुंडली पे ये सारे नियम लगाएं। बस ये है कि एक बार हम ये पुस्तक पढ़ लें, और बीच बीच में अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद।